नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला में आप लोगों का स्वागत है। यस। सो प्री और मेंस के बाद आपके एग्जाम का आखिरी पड़ाव है इंटरव्यू। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग इंटरव्यू के अंतर्गत पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। सी, प्री और मेंस एग्जामिनेशन में आपके दूसरे इंफॉर्मेशन और नॉलेज की जानकारी ले ली जा चुकी होती है, तो इंटरव्यू रूम का उद्देश्य जो है वो आपसे अब उन्हीं चीज़ों के बारे में जानना नहीं होता है ना। वो थोड़े से समय में ही, जैसे कि इस बार 70वीं बीपीएससी में 5400 है ना, 5400 लड़के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो करीब 10 से 12 मिनट का समय हो सकता है कि आपको दिया जाए। तो इस समय में ही वो आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना चाहते हैं। आपका व्यक्तित्व दो चीजों के आधार पर देखा जा सकता है। एक तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, और दूसरा इंटरव्यू रूम में आपसे कुछ सामान्य से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप किस प्रकार से उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो एक एक करके इन दोनों ही पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज को लेकर के। बॉडी लैंग्वेज के कई सारे हिस्से हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका अपीयरेंस। अपीयरेंस कहने का मतलब कि आपने ढंग से कपड़े जो पहने हैं वो ढंग से कपड़े पहने हुए होने चाहिए, बाल सही तरीके से कटा होना चाहिए, क्लीन शेव होना चाहिए, ट्रिमिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। कपड़े आपके बढ़िया से आयरन किए हुए हों, नहीं तो अगर झुर्रियां रहती हैं तो उससे पता चलता है कि स्टूडेंट कैजुअल है ना। शूज प्रॉपरली लेसेस उसके बंधे हुए हों, है ना, ब्लैक या ब्राउन कलर का शूज, और अच्छे से पॉलिश किया हुआ हो। जैसे कि ये तस्वीर आपके सामने है, तो जैसे इन तस्वीर में देख रहे हैं आप इनको, तो आपको चाहे लड़का हो चाहे लड़की, है ना, आपको लाइट कलर के कपड़े प्रीफर करने चाहिए। बॉयज के लिए वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, या फिर ये स्काई ब्लू शर्ट, है ना। और ये तो इस तरीके से गर्ल्स के लिए भी, है ना, उसी तरीके से लाइक ऑफ वाइट साड़ी या फिर जो भी इस तरीके की चीजें हैं बढ़िया से, है ना, ड्रेस करके जाना चाहिए, है ना। ठंडी का समय है, ब्लेजर आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। अगर टाई रहती है तो वो अच्छी चीज है, वो आपको बैलेंस करके रखती है। आदत है तो पॉकेट में पेन भी रख सकते हैं, लेकिन पेन अगर पॉकेट में रख रहे हैं तो वो अजीब सा ना लगे, है ना। घड़ी पहनते हैं तो लेदर की स्ट्रिप वाली घड़ी पहने, और अच्छे से टाइटली बाइंड हो, इस तरीके की घड़ी नहीं पहनेंगे जो भड़कीला हो, बड़े डायल वाली घड़ी। लड़कियों के लिए भी वही सलाह दी जाती है, ज्यादा भड़कीले गहने वगैरह नहीं पहने, है ना, सिंपल से टॉप्स पहने जो भी पहनती हैं। सो ये एक ऐसा एक एडमिनिस्ट्रेटिव लुक देता है, एक सोबर लुक देता है जिसकी की आपसे उम्मीद की जाती है। लड़कियां हाई हील्स ना पहने, बॉयज भी उस तरीके का हिल ना पहने जिससे कि ठक ठक की आवाज आती हो। तो एक शांत माहौल है, आप भी उसके हिसाब से रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा अपीयरेंस आता है। इंटरव्यू रूम में आप प्रवेश करते हैं, है ना, चेयर्स आपके सामने रखी रहती हैं। सामने तो मेज से एक कंफर्टेबल डिस्टेंस पे चेयर ऑलरेडी रखी रहती है। आप जा करके वहां खड़े हो जाते हैं। वो खुद ही आपको पहले बोल दें तो अच्छी बात है, नहीं तो सर मे आई सिट, वो आप पूछ सकते हैं, वो कहेंगे यस ऑफ कोर्स एंड यू सिट, है ना। सो दिस इज द प्रॉपर वे। जब इंटरव्यू खत्म होता है आप अपनी जगह से खड़े होते हैं, है ना, और बिना कुर्सी को आगे पीछे किए हुए, बिना कोई आवाज किए हुए, है ना, वहां से बाहर निकलते हैं, और फिर सभी को थैंक यू सर कह करके, है ना, आप टर्न होते हैं और आराम से कंफर्टेबल स्टेप्स के साथ इंटरव्यू रूम से बाहर जाते हैं। ये पूरी चीज जो है ये आपके अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज को दिखाती है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, बॉडी लैंग्वेज के कुछ और भी, अपीयरेंस के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा होती हैं, लाइक द पोस्चर इन विच यू सिट। तो किसी को भी ऐसा बढ़िया से स्ट्रेट होकर के बैठना चाहिए, जैसे ये लोग यहां पर बैठे हुए हैं, या तो आप ऐसे करके बैठ सकते हैं, हाथ को देखो कैसे रखा हुआ इन्होंने, या फिर आप जो बगल का सपोर्ट है वहां पर भी आप अपने हाथ को ऐसे रख सकते हैं। बट दिस इज द प्रॉपर वे टू सिट। आपको भी अंदर से कंफर्टेबल फील होता है ना, आराम से ऐसे करके आप बैठ सकते हैं। बहुत ज्यादा स्टिफ होकर के ऐसे नहीं बैठना चाहिए, कंफर्टेबल होकर के बैठना चाहिए। जो बैक रहता है चेयर का उससे आप सपोर्ट लेकर के बैठ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये से आपको ही हेल्प होगा, है ना। योर ब्रीदिंग विल बी नॉर्मल, राइट, तो दैट विल हेल्प यू। आंसर देते समय एक बहुत ही आवश्यक चीज है आई कांटेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि जिसने सवाल पूछा, जिस पैनल मेंबर ने सवाल पूछा, आप सिर्फ उन्हीं को देख करके उत्तर दे रहे होते हैं। थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। आई कांटेक्ट अगर सबके साथ हो, जिन्होंने सवाल पूछा ऑफ कोर्स उनको देख करके उत्तर देंगे, बीच में जो अदर मेंबर्स हैं उनको भी देख लेंगे, ताकि
आप सभी के साथ मिल करके उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बने, तो ये अच्छी चीज रहती है। किसी भी सवाल का जवाब आपको साफ साफ और स्पष्ट, है ना, क्लियरली जवाब देना चाहिए, क्लियर भाषा में बात करना चाहिए, आराम से, स्लोली, हड़बड़ी में नहीं बात करनी चाहिए आपको। और ऐसा भी ना लगे कि आप रट करके आए हैं, तो आप सोच करके बोलेंगे तो ऑफ कोर्स आप धीरे धीरे ही बोलेंगे, शांत भाव से बोलेंगे, है ना, तो स्पष्ट ही बोलेंगे। तो इसके लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बट अगर आप इन चीजों को अपने आदत में शुमार करते हैं तो ऑफ कोर्स आपका सामने एक अच्छा इमेज जाएगा उनके पास। वो आपका मूल्यांकन ही कर रहे होते हैं, वहां पर इसका ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि उनको मार्क्स देने हैं आपको, है ना, वो बैठे हैं आपको अंक देने के लिए, राइट। दूसरी चीज होती है इंटरव्यू रूम में आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रश्नों का कुछ दायरा होता है, खास करके बीपीएससी को ध्यान में रख करके हम लोग बात करें। एक तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जिस दिन आपका इंटरव्यू रहे उस दिन का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाएं, है ना। जो भी न्यूज़पेपर आप रेगुलर लेते हैं उस न्यूज़पेपर को खरीदें, घर पे आता है घर से लेकर के निकले। एक तो इससे ये फायदा हो जाता है कि अगर आपको वहां पर जाकर के वेट करना पड़े, है ना, फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने के बाद अगर आपको वहां वेट करना पड़े, तो उस समय आप न्यूज़पेपर को देखते हैं तो ऐसे आपकी हृदय गति सही रहती है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकता है। दूसरी चीज कि उस दिन की जानकारी रहनी चाहिए, किसी भी इंटरव्यू में वहां से सवाल पूछे जाते हैं। तीसरी चीज कि आपको अभी से ही न्यूज़पेपर्स की आदत बनानी चाहिए, ताकि देश दुनिया में क्या चल रहा है, बिहार में क्या चल रहा है, इसके बारे में आपके पास जानकारी रहे, है ना। और साथ ही साथ कुछ महीने तक का करंट अफेयर्स भी आप मैगजीन पढ़ लें, ताकि अगर किसी घटनाक्रम से आप चूक गए हैं, आपको नहीं ध्यान है, तो वो एक तरीके से रिवाइज हो जाए। जो भी घटनाक्रम है वो घटना क्या है, पहले तो आपको इसके बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। तो उसका प्रॉपर, है ना, मुद्दा क्या है, इसको जरूर नोट कर लें आप अलग से, और उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं उसको भी नोट कर लें। और बीच का एक रास्ता होता है कि अगर कोई समस्या है तो उसका क्या समाधान हो सकता है, इस पर आप ध्यान रखेंगे। करंट हॉट टॉपिक जो है कई बार ये कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, जैसे, और एग्जामिनेशन यानी कि इंटरव्यू हॉल में इस तरीके के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे अभी जैसे अरावली हिल्स को लेकर के है, तो उसके लिए आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरावली हिल्स के लिए जो डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया गया है वो पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है, अरावली हिल्स के लिए क्या डेफिनेशन है, अरावली रेंजेस के लिए क्या डेफिनेशन है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ये सही है, गलत है, आप क्या सोचते हो। तो सी, ये कंफ्यूजिंग वाला एरिया होता है। ऐसे समय में आपको मिडिल पाथ चुनना चाहिए। वो क्या हो सकता है, आप अरावली हिल्स के इंपॉर्टेंस को बता सकते हैं कि सर अरावली हिल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज वो फिर से आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो हो रहा है, प्रोटेस्ट वगैरह जो हो रहा है, या फिर, है ना, सरकार ने जो नियम कानून बनाया है, इससे आप कितना सहमत हैं। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूव किया तो आप नहीं कह सकते हैं कि आप सहमत नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप इन्वायरमेंट के बारे में बात कर सकते हैं कि सेविंग इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट का महत्व है, राइट। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं आप उससे अलग हट करके नहीं जा सकते। सो एक चीज का ध्यान रखेंगे, आपको हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ ही जाना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट है दैट इज द अथॉरिटी, है ना, तो यू कैन नॉट डिनाई सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को, है ना, रेस्पेक्टेबल कोर्ट है। तो अगर फिर भी आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग इन मुद्दों पर, इन्वायरमेंट को मुद्दों पर लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना, इन्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट, काम खत्म, इतना ही। वो समझ जाएंगे, क्योंकि वो आपसे एग्जैक्ट आंसर चाहते भी नहीं है, वो आपसे ये चाहते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप स्ट्रेटेजिकली कैसे डील करते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। उसके अलावा एक फेवरेट एरिया होता है उनका, आपके ग्रेजुएशन के एरिया से सवाल पूछना, और खास करके ऐसे स्टूडेंट जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है ना, एमबीए, मैकेनिकल बैकग्राउंड है, या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन में जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब्जेक्ट लिया हुआ है, वहां से सवाल पूछे जाते हैं। और खास करके किसी टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है, जिसको आप कहते हैं डेफिनेशन। टेक फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स है, तो आप कुछ शब्दावली याद करके जाएंगे, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या होता है ना, पर कैपिटा इनकम क्या है, इस तरीके की चीजें। अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में रखा है तब तो जरूर ही पूछा जाएगा, और थोड़ा सा सब्जेक्ट से भी पूछा जा सकता है ना, अगर सब्सिडरी है तो भी पूछा जा सकता है, राइट। तो थोड़ा सा उन एरिया, देखो आपसे पूरा डेप्थ नॉलेज की उम्मीद वो नहीं करेंगे,
लेकिन आपको उनके बारे में, उन चीजों के बारे में आपको जानना होगा। जैसे टेक फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि जीडीपी क्या है, अगर आपको प्रॉपर जीडीपी का डेफिनेशन याद है तो आप बता सकते हैं कि भाई जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी इज द टोटल वैल्यू फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स नॉर्मल रेजिडेंस इन एन अकाउंटिंग ईयर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। लेकिन आपको पूरी तरीके से नहीं याद है तो आप जो भी इसका एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं, लेकिन स्पष्ट डेफिनेशन हो सकता है, वो क्या है भाई, कि किसी भी अर्थव्यवस्था का जीडीपी उस अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, राइट। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कुल मूल्य या फिर कुल मूल्य होता है, तो फिर आपको याद आएगा, तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर कुल मूल्य होता है, लेकिन सिर्फ अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि फिर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही क्यों, वगैरह वगैरह करके। तो वन क्वेश्चन लीड्स टू अदर क्वेश्चन, तो इंटरव्यू फिर ठीक है। तो ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट पे आप लोग ध्यान रख लेंगे, डेफिनेशन वगैरह आपके पास समय होगा तो आप उन डेफिनेशंस को अलग से नोट कीजिए, उसको लिखिए, है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है। बिहार स्पेसिफिक नॉलेज आपके लिए होना अनिवार्य है ना। बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है, कृषि का क्या योगदान है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, कैसे सरकार उन योजनाओं को लागू कर रही है, क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपको सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं को ही लागू करना होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये कि आप क्यों बनना चाहते हैं, तो आप यहां पर उत्तर भी दे सकते हैं, है ना, कि सरकार के द्वारा लाई गई योजनाओं को कुशल तरीके से लागू करने में मदद करके, है ना, राज्य का विकास कर सकते हैं। कभी भी इस तरीके का आंसर आप देने से बचेंगे कि गरीबों का भला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं, राइट। तो यही करना है आपको, और ऑफ कोर्स उसके साथ साथ जॉब सिक्योरिटी भी रहती है और वो जानते हैं, बट आप यही करेंगे ही जाकर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन करके। तो इन्हीं चीजों पर आप फोकस रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। कई बार यह कहा जाता है कि आपसे आपके जिले के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ठीक, लेकिन यू नेवर नो, है ना, माहौल क्या है इंटरव्यू रूम का, वो आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जहां रहते हो, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो, उस क्षेत्र के बारे में आप जानते हो, उस क्षेत्र की विशेषता, उस क्षेत्र की समस्या आपको जाननी चाहिए, राइट। वहां से आप बिहार को जोड़ करके कह सकते हैं, आपसे बिहार की समस्याएं भी पूछी जा सकती हैं। बिहार में माइग्रेशन की समस्या है, उत्तरी बिहार में बाढ़ और दक्षिणी बिहार में सूखा, इसके कारण क्या है, इसके उपाय क्या हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको तैयार करके जानी होंगी। उपायों पर आपको, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर आपको ध्यान रखना होगा, है ना। बिहार की प्रति व्यक्ति आय कम क्यों है, बिहार का औद्योगिक विकास इतना सीमित क्यों है, तो इन सभी चीजों का उत्तर आपके पास रहना चाहिए। कैसे बेहतर कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपके पास रहना चाहिए। ये बताता है कि हाँ भाई, आप जिस पद के लिए जा रहे हैं, जिस नौकरी की आप एग्जाम दे रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच की आपसे उम्मीद करता है। कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिसका जवाब आपके पास नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 लगातार ऐसे प्रश्न हो जिसका जवाब आपके पास ना हो, तो आप क्या करेंगे। इसका सिंपल सा उत्तर यही होता है, सभी लोग कहते हैं कि आप आराम से उत्तर कह सकते हैं कि सॉरी सर, अभी मुझे नहीं पता है। दूसरा सवाल, उसका भी जवाब ना पता हो तो सॉरी सर, इसका भी जवाब मुझे नहीं पता है। तीसरा सवाल, उसका भी जवाब आपको नहीं पता है, सॉरी सर। तो अगर आपका सॉरी और सेंटेंस भले ही छोटा होता चला जाए, लेकिन अगर आप कूल और काम होकर के, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी आप मैनेज कर लेते हो, ये सोच करके कि यहां पर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो रही है, बल्कि ये जो इंटरव्यू रूम का माहौल होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि मतलब अच्छे लोग हाई क्वालिटी डिस्कशन आपस में कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, राइट। क्योंकि आप एग्जाम पास करके यहां तक पहुंचे हो, तो आपको अपने अंदर इतना भरोसा अगर रहता है, तो जाहिर सी बात है कि 2 सवाल का जवाब, 3 सवाल का जवाब नहीं आने के बावजूद आप अपना टेम्परामेंट बना करके रख सकते हैं। फिर हो सकता है चौथा सवाल है और उसका जवाब आप दें। चौथा सवाल का जवाब आप अच्छे से दे पाएंगे अगर पहले आपने ये चीज दिमाग में रखी हुई कि ये कॉन्वर्सेशन है, मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन अगला सवाल का जवाब मुझे पता हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ ना पता, आप तैयारी करके ही जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से एक माहौल तैयार करता है आपके इंटरव्यू रूम का, और ये 10-12 मिनट जो आपके पास रहेंगे, है ना, यहीं से, चूंकि 120 नंबर का अगर इंटरव्यू है तो वो आपके हर
चीज पर आपको अंक ही देते हैं, इसी के लिए उनको वहां बिठाया गया, इसीलिए वो वहां बैठे भी हैं। जाहिर सी बात 10-12 मिनट में आपकी पूरी पर्सनालिटी को वो जान नहीं सकते हैं, तो जितना भी संभव हो पाता है वो इसी माध्यम से संभव हो पाता है। तो इन छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छे से जाएगा, है ना। एक चीज का ध्यान रखें कि जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं हड़बड़ा करके ना जाएं, आराम से जाएं। इंटरव्यू रूम में प्रवेश करने से पहले लंबी सांस लें, है ना, हार्ट बीट थोड़ी नॉर्मल होती है, दरवाजा खोलिए, मे आई कम इन सर, एंड देन यू गेट इन। तो एक तरीके से होता है कि भाई पीछे जो भी था वो था, अब जो है ये आगे का समय है मेरे पास, है ना। भगवान का नाम लेकर के जो भी है सोच करके, अच्छी चीजें सोच करके आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये चीजें आसान नहीं होती हैं। पर्सनालिटी एक दिन में, एक सप्ताह में डेवलप नहीं होता है, इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होता है। तो इसके लिए PWBPSC वाला भी आप लोगों के लिए फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लेकर के आया है और कुछ मॉक टेस्ट भी लेकर के आया है। मॉक टेस्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहते हैं ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। आप अपने मॉक टेस्ट का जो रिकॉर्डेड क्लिप है वो जरूर देखिए, है ना, और देख करके कौन सा एरिया इंप्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आपको सारी चीजें बताई जाती हैं और उसके साथ साथ इंटरव्यूअर्स, है ना, मॉक टेस्ट के दौरान जो भी उन्होंने आप में ऑब्जर्व किया आपको इंप्रूवमेंट करने की सलाह देते हैं। आप उन सभी चीजों पर काम कीजिए, क्योंकि एक बार मॉक में जैसा रियल इंटरव्यू का माहौल रहता है ना, 2-3 बार आप उसको जब फेस कर लेते हैं तो इंटरव्यू रूम में, रियल इंटरव्यू रूम में आपके ऊपर दबाव कम होता है ना। तो इस जानकारी के साथ कि यह इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इस बात को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और आप सभी लोगों को आने वाले इंटरव्यू के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।